मैं लक्ष्मी साहू, मेरा सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रहता है जिसके थ्रू हम जो होते हैं एनीमिया वगैरह डिसीज़ रहते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम ब्लड प्रोडक्ट रहता है, प्लेटलेट्स रहते हैं, फिर क्रायोप्रेसिपिटेट रहता है, कुछ और भी प्रोडक्ट रहते हैं जिसको हम रहते हैं वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है इज रहता है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रहता है वाइट ब्लड सेल या मोर ऑफ द इट्स कंपोनेंट फ्रॉम वन डोनर टू रेसिपिएंट टू द रिस्टोर्ड ब्लड वॉल्यूम इम्प्रूव रहता है रहता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी करेक्ट रहता है एग्लूनेशन डिसऑर्डर या रिप्लेस रहता है डेफिशिएंट ब्लड कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, हम जो जिस टाइप के ब्लड की कमी है उस टाइप की चीज़ों का हम उसमें ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। अगर हम रहते हैं पैक्ड रहता है ब्लड सेल्स रहता है जिसमें सिर्फ आरबीसी रहता है। ठीक है, जो रहता है जब एक्यूट लॉस होता है या सीवियर एनीमिया है, जिस पर्सन की हीमोग्लोबिन बहुत कम है 7 ग्राम पर डेसीलीटर है इन स्टेबल पेशेंट में, या हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डेसीलीटर इन पेशेंट में रहता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, सिस्टमेटिक एनीमिया है, टेकिकार्डिया है, डिसेपनिया, चेस्ट पेन वगैरह रहता है। मतलब हमको मेन जो होता है आरबीसी बढ़ाना है, ब्लड प्रोडक्ट बढ़ाना, तो हम रहते हैं पैक्ड रेड ब्लड सेल का यूज़ करते हैं। और उसमें रहता है नॉर्मल जो होते हैं ब्लड सेल्स का यूज़ करते हैं, मतलब होल ब्लड रहता है। और उसके बाद रहता है दूसरा प्लेटलेट्स रहते हैं। प्लेटलेट्स का रहता है क्लॉटिंग फैक्टर रहता है, ये हमारे बॉडी में रहते हैं मतलब रहते हैं ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं फिर उसके इसमें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है अगर प्लेटलेट्स की कमी रहती है, प्लेटलेट रहता है डिसफंक्शन हो जाता है। इसमें एक्टिव ब्लीडिंग होती है बिफोर सर्जरी जब अगर आपको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तब प्लेटलेट चढ़ाते हैं। प्लेटलेट डिसफंक्शन या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है जिसमें प्लेटलेट्स की होता है वैल्यू कम हो जाती है। प्लेटलेट जो होता है हमने अभी दूसरे लेक्चर में पढ़ा है उसका वैल्यू कितना रहता है 1.5 to 4.5 लाख माइक्रोलीटर रहता है। ठीक है, जब रहता है बिफोर सर्जरी प्लेटलेट्स हम यूज़ करते हैं ताकि उसमें पेशेंट में अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो ठीक हो जाए। फिर रहता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा रहता है, ये एक प्रकार का इसमें तो कोगुलेशन फैक्टर्स रहते हैं जो कहते हैं लिवर डिसीज़ में या डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन रहते हैं तो उस चीज़ में करते हैं। अगर हमको मैसिव ट्रांसफ्यूजन करना है या वारफरिन रहता है थेरेपी पर रहता है, मतलब उसको रिवर्स करना है, तब इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। हाँ, क्रायोप्रेसिपिटेट रहते हैं जिस इंसान में फिब्रिनोजन की कमी रहती है। क्रायोप्रेसिपिटेट मेनली तो क्लॉटिंग फैक्टर इसमें रहता है, इसको भी रहता है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी रहती है तब करते हैं। हीमोफीलिया ए में करते हैं जहाँ पे फैक्टर जो होता है 8 की कमी रहती है, 8, 7 और 8 रहता है जो हीमोफीलिया फैक्टर रहते हैं, और उसमें करते हैं। कुछ और डिसीज रहता है कभी कभी हम रहते हैं होल ब्लड का भी यूज़ करते हैं ताकि दूसरों को ट्रांसफ्यूज करते हैं। होल ब्लड में सारी चीज़ें रहती है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स रहती है। और इसमें रहती है पैक्ड रेड साइड में रेड सेल्स रहती है, प्लेटलेट्स में प्लेटलेट्स रहती है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में फ्रेश फ्रोजन उसमें सिर्फ प्लाज्मा रहता है, ये बहुत ही कम अमाउंट में रहता है। क्रायोप्रेसिपिटेट में क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं। और हम जैसे कि ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं उसका एक रहता है क्राइटेरिया है कि 250 है या 350 अमाउंट रहता है, 300 के आसपास अमाउंट है ml मतलब ब्लड, तो उसको हम रहते हैं बहुत मतलब 4 घंटे में अगर कोई ब्लड स्टोर से लेके आ रहा है उस प्रोडक्ट को ब्लड को, तो हम रहते हैं 4 घंटे में वो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए, ऐसा आइडियल है। बट अगर कभी कभी क्या रहता है वो कोल्ड मतलब ब्लड जो होता है बहुत टाइम का हो जाता है स्टोर में, ब्लड बैंक में रहता है, या तो ब्लड बहुत कम बहुत ठंडा रहता है हम वो चढ़ा देते हैं। कभी कभी कोई एनीमिया है या कुछ की वजह से रहता है मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के कुछ सिम्टम्स आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हमने रैपिड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो उस पेशेंट को क्या करता है हाइपोथर्मिया हो सकता है ना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चला गया है तो उसको बहुत ज़्यादा शिवरिंग वगैरह हो सकती है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन में क्या रहता है टैको रहता है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएट सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है, डिसिपनिया होता है और रहता है हाइपोकैल्सीमिया रहता है। जब रहता है मैसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से उसमें साइट्रेट टॉक्सिसिटी रहती है ना, ये साइट्रेट है। अगर ओल्ड ब्लड रहता है तो हाइपर कैलेमिया हो जाता है, हाइपर कैलेमिया की वजह से उसमें सेल्स में चेंजेस हो जाते हैं मैसिव में, और रहता है उसका डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी होता है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें रहती हैं।
अब हम देखते हैं आगे रहता है ब्लड के और कुछ कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस कब होते हैं। हाइपोथर्मिया रहता है जब रहता है रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देने पे रहता है। शिवरिंग होता है उसमें रहता है, और रहता है अरिथमियास हो जाता है बहुत जल्दी ब्लड मतलब टैकीकार्डिया, या फिर रहता है टैकीपनिया होने लगता है। टैगो रहता है ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड कोगुलोपैथी हो जाता है उसमें एक्सेसिव, या फिर रहता है रैपिड ट्रांसफ्यूजन मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा रैपिड मतलब बहुत जल्दी जल्दी कर दिया आपने, एक ही बॉटल चढ़ाया लेकिन इतना जल्दी कर दिया उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा और रहता है हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, और रहता है हाइपोकैल्सीमिया रह जाता है जब मैसिव अमाउंट में हो जाता है, तो उसमें होता है साइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसमें होता है टिटेनी। अब रहता है हाइपोकैल्सीमिया रहता है कैल्शियम की कमी हो जाता है तो उसमें टिटनस हो सकता है, फिर अर्थमियास हो जाता है। अगर हाइपोकैलेमिया का रहता है ओल्ड ब्लड रहता है, पोटेशियम फ्रॉम स्टोर्ड ब्लड रहता है, जब हम ब्लड को स्टोर करके रखते हैं ना ब्लड बैंक में रहते हैं बैग के में, तो उसमें से सेल्स में से कैल्शियम बाहर आने चालू हो जाते हैं, उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। तो उसमें इसी में चेंजेस हो जाते हैं, उसमें रहते हैं मैसिव अमाउंट में डालने पर डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी हो जाती है, उसमें ब्लीडिंग होती है ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है उसके वजह से। अब हम पढ़ते हैं ब्लड का अमाउंट कितना रहता है। होल ब्लड जो रहता है मिली जाता है 450 से रहता है 500 ml तक रहते हैं। जब ये रहता है मतलब एक बैग में इतना रहता है 450 से रहता है 500 तक रहता है, और ये जब कब रहते हैं मैसिव ब्लड लॉस होता है तब इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स कितना रहता है 250 से 350 ml तक रहता है। ये जब रहता है हमको HB बढ़ाना है तब यूज़ करते हैं। प्लेटलेट्स रहते हैं जो कि प्लेटलेट्स का काम कम कर मतलब बढ़ाना है तब यूज़ करते हैं। और एक पॉज में रहता है 50 से रहता है 70 ml यूनिट तक रहते हैं। रहता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये रहता है 200 से रहता है 250 ml तक रहते हैं। इसको होता है रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस करने के लिए। क्रायोप्रेसिपिटेट जो होते हैं मेनली रहते हैं फिब्रोनोजन का लेवल कम करने के लिए, क्लॉटिंग के लिए ही करते हैं। ये जो होता है 10 से 20 ml यूनिट तक ही रहते हैं। मतलब आपको पूछ दिया जाता है कभी कभी ये रहता है, ये चीज़ें पूछी जाती है कि एक रहता है WBC रहता है वो कितने ml का रहेगा, पैक्ड सेल्स रहते हो कितने ml का रहेंगे, उसका कितने टेम्परेचर में स्टोर करना है। तो अभी हम देखते हैं टेम्परेचर कितने कितने में स्टोर करते हैं। वो तो हमने देख लिया कि कब वो अमाउंट कितना रहता है, हाँ, और वो कितने टाइम में हम उसको मतलब किस रीजन से देते हैं। अब हम देखते हैं जिसकी होल ब्लड है उसको स्टोर कितने में करते हैं 1.1 से 6 डिग्री सेल्सियस में हम उसको स्टोर करते हैं। और उसमें तो सेल्फ लाइफ कितनी रहती है होल ब्लड की 35 से 42 डेज तक रहता है। अगर 35 से 42 डेज ब्लड बैंक में है तो हम उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, है ना उसके। और उसमें रहता है RBC रहता है, RBC पैक्ड रेड ब्लड सेल्स रहता है, इसका भी टेम्परेचर रहता है 1.6 डिग्री सेल्सियस में से करते हैं 35 से 42 डेज तक रहते हैं। और ये रहता है मेनली जो होता है HB जब कम रहता तब रहते हैं मोस्ट कॉमनली ट्रांसफ्यूज कंपोनेंट्स रहते हैं। प्लेटलेट्स को कभी भी रहते हैं रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं, इसे नॉर्मल उसमें टेम्परेचर मतलब 20 से रहते 30 मतलब 24 डिग्री सेल्सियस में कंटिन्यूस एक एजिटेशन रहता है। ये जो होता है मेनली जो होता है 5 to 7 डेज के लिए रहते हैं। नेवर रेफ्रिजरेटर मतलब ये रहता है रेफ्रिजरेट का मतलब रहता है जो फ्रिज के जो फ्रीजर में रहता है उसमें नहीं डालते हैं। और ऑब्वियसली फ्रिज का टेम्परेचर 25 से अबव रहता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो रहते हैं वो -80 डिग्री से कम में करते हैं, प्रेफरेबल -30 का उससे ओल्डर रहते हैं रहता है। और सुना जाता है आफ्टर थैविंग। तो सबसे पहले जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा रहता है उसको कुछ ज़्यादा ही उसमें डिग्री में ठंडी जगह पे रखा जाता है, उसको 1 साल तक हम रख सकते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट रहता है जब भी -18 डिग्री सेल्सियस में -18 डिग्री सेल्सियस है ये, है ना, उसको भी 1 साल तक रख सकते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट में फिब्रिनोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है जो फिब्रिन में कन्वर्ट करता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प। ग्रेनुलोसाइट्स एक और है जिसको रहता है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं। इसको 24 आवर्स के लिए रखा जाता है और रहता है ट्रांसफर एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हमें हो सके उतनी जल्दी हमको ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए इस चीज़ को, है ना, ये ट्रांसफ्यूज़न करना चाहिए ताकि सब चीज़ ठीक रहे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहते हैं जैसे कि कोई भी ट्रांसफ्यूज़न करते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं एविलोडेक्सा एज पर डॉक्टर ऑर्डर हम उस पेशेंट को दे देते हैं जिससे कि रहता है ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन ना हो। लेकिन अगर आप मतलब किसी भी पेशेंट का रहता है ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन हो रहा है
उसको तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इमीडिएट स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली रहता है। उसके बाद रहता है टेक वाइटल्स रहते हैं, साइन पेशेंट रहते हैं। उसके बाद रहता है उस पेशेंट को रहता है 0.9 रहता है, जो नॉर्मल सलाइन रहता है हमारा जो होता है वो ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। उसके बाद रहता है फिजिशियन को कॉल करना चाहिए। मेनली जो होता है ब्लड पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना चाहिए और पूरा बैग रखना चाहिए, मतलब जितना भी ब्लड बचा है वो सबको सीधा ब्लड बैंक में पहुँचाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें रहती है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में। और अगर आपको इससे और भी कुछ पूछना हो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले आपको रहता है आपको नोट्स ज़रूर देखना है कि उसका बीटी नोट्स डाला है कि नहीं डाला है। और रहता है ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले और उसके बाद में आपको वाइटल ज़रूर चेक करने हैं, वाइटल स्टेबल है कि नहीं है, टेम्परेचर चेक करना है और उसके बाद बीपी टेम्परेचर देखना है। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो होता है बैग रहता है ना, उसमें जो 2 ट्यूबिंग्स रहते हैं, उस ट्यूबिंग में एक नंबर रहता है। वो नंबर हमारे जो होता है जब वो जो पर वो लेके आया रहता है बीटी का ब्लड के साथ जो स्लिप रहती है उसमें नंबर में चेक करना है। तो बीटी चढ़ाने से पहले ना आपको दोनों को कंफर्म करना है कि पेपर और ब्लड सही है। उसके बाद होता है पेशेंट के नाम पे इशू है कि नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही आप ट्रांसफ्यूज़ करें। उसके बाद रिएक्शन हो तो इमीडिएटली कुछ जो है उसको फॉलो करें। ठीक है, आगे और दूसरे टॉपिक्स के साथ में आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।